Graphite is the most stable allotrope of carbon, therefore its enthalpy of formation is zero, standard enthalpy of formation। ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है। वहाँ पे हमने देखा था स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस स्टेट जो होती है किसी भी एलिमेंट की, उसमें उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो ली जाती है। एंड ऐसा क्यों होता है ये भी वहीं हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ग्रेफाइट के लिए ज़ीरो होगी क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल यानी रेफरेंस स्टेट है कार्बन की। डायमंड और फ्लोरीन के लिए 1.9 और 38 वैल्यूज़ होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, डेल्टा एफ एच नॉट। ये याद रखनी है आपको। डायमंड में डाई आता है शुरुआत में, तो डाई से दो आप याद रखिए कि दो के राउंड होती है इसकी। और फुलीरीन स्टार्ट होता है एफ से 40 आप याद रख सकते हैं कि अराउंड 40 की होगी इसकी डेल्टा एच नोट की वैल्यू। एंड ग्रेफाइट जी आर ए इसके स्टार्टिंग में आता है, और ज़ीरो भी जी ई आर जेड ई आर ये ऐसा सिमिलर साउंड करते हैं दोनों, तो ज़ीरो होगी ग्रेफाइट की, ऐसे आपको याद रह जाएगा। एंड ग्रेफाइट की अगर ज़ीरो है तो मोस्ट स्टेबल स्टेट ग्रेफाइट होगी आउट ऑफ ऑल दिस एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ये ऐसे आपको याद रखना है। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन, बेसिकली अदर एलोट्रोप्स की ही बात कर रहा है ये। फॉर्म्स एलोट्रोप्स ही होती हैं एक एलिमेंट की, लाइक कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल आर इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट और फ्लोरीन से। अब यहाँ पे डायमंड क्यों नहीं मेंशन किया गया ये आपको ऑलरेडी जानते हैं हम। डायमंड से तो कुछ अलग बनाया नहीं जा सकता, मोस्ट स्टेबल होता है, हार्डेस्ट होता है, उसके साथ चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता। तो ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स की ही इम्प्योर फॉर्म होती हैं ये दूसरे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तीन यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, तीनों की ही फॉर्मेशन कैसे होती है आगे बताया गया है। कार्बन ब्लैक इज obtained by burning hydrocarbons in limited supply of air, and charcoal and coke are obtained by heating wood or coal in the complete absence of air। तो यहाँ पे जो जिनसे ये बनाया जा रहा है हाइड्रोकार्बन से और वुड और कोल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते क्योंकि वुड में भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते ही हैं, तो इससे कोक बन जाएगा और कोल से बन जाएगा चारकोल, और हाइड्रोकार्बन से जला के बना ही रहे हैं हम कार्बन ब्लैक को। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है इन दोनों में। जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस। लिमिटेड यानी कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ एयर चाहिए होती है कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन के लिए, एंड कंप्लीट एब्सेंस वैक्यूम क्रिएट करना होता है एयर का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चारकोल एंड कोक। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, चारकोल में सी एच आपको लेना है फर्स्ट वर्ड, एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स एंड लास्ट अल्फ़ाबेट्स आपको लेने हैं कोक वर्ड के। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिए तो चोक बन जाएगा, इसका मतलब होता है गला दबाना। तो आपको एयर का गला दबाना होगा चारकोल और कोक की फॉर्मेशन के लिए, यानी वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना होगा, कंप्लीट एब्सेंस होनी चाहिए एयर की, ये आपको ऐसे याद रखना है। एंड तीन ही होते हैं बेसिकली जो अदर एलोट्रोप्स बताए गए हैं, चारकोल और कोक तो हमने कवर कर लिया, इसके अलावा बचा सिर्फ कार्बन ब्लैक, तो उसमें चाहिए होगी लिमिटेड सप्लाई यानी कंट्रोल्ड एयर सप्लाई उसमें चाहिए होगी। तो इन दोनों को ऐसे डिस्टिंग्विश करके याद रखा जाता है। नेक्स्ट आर यूजेस ऑफ कार्बन ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट्स। तो सबसे पहले तो ग्रेफाइट फाइबर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ग्रेफाइट में PHI आता है विच साउंड्स लाइक फाई, एंड फाइबर्स की स्टार्टिंग में फाई आता है, इससे ये याद हो जाएगा आपको। एंड दूसरी चीज़ स्ट्रेंथ देते हैं फाइबर्स, किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ से ही एसोसिएशन होता है इनका, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हाई स्ट्रेंथ फॉर्म करेगा, दिस इज अ ऑब्वियस थिंग। जो चीज़ यहाँ पे यूनिक है दैट इज लाइट वेट कंपोजिट बनाएगा ये प्लास्टिक मटेरियल के साथ, क्योंकि फर्स्ट मेंबर होता है कार्बन फैमिली का, कार्बन लाइटेस्ट है, इसलिए जो लाइट चीज़ें बनानी होती हैं हाई स्ट्रेंथ की उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ से याद रखना आपको। द कंपोजिट्स आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स सच एज टेनिस रैकेट्स, फिशिंग रोड्स, एयरक्राफ्ट्स एंड कैनोज। तो पहले जो तीन है रैकेट्स, फिशिंग रोड्स, दो हैं बेसिकली, इन दोनों में एज फाइबर्स सीधे सीधे यूज हो जाता है। ये हम जानते हैं कि रैकेट्स में भी फाइबर होती हैं और फिशिंग रोड्स में भी। और तीसरा है जो एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने में होता है इसका इस्तेमाल, ये एल्यूमिनियम के जैसे ही है।
ए से एल्यूमिनियम और ए से एयरक्राफ्ट पार्ट हमने याद किया था, क्योंकि लाइट वेट होता है एल्यूमिनियम, इसलिए जहाज को जो पार्ट्स बनाने होते हैं उसके वो लाइट वेट होने चाहिए क्योंकि उसको उड़ना होता है। यहाँ भी हमने देख ही लिया ग्रेफाइट फाइबर्स लाइट वेट कंपोजिट्स बनाते हैं फर्स्ट मेंबर होने की वजह से कार्बन कार्बन फैमिली का, इसलिए इसका भी इस्तेमाल हो सकता है एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने में, ऐसे याद रखा जा सकता है। लास्ट है कैनोज, जिसको पानी के ऊपर तैरना होता है। कैनोज नाव होती है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता ये तो ए एन आ रहा है इसके अंदर, और नाव के स्टार्टिंग में भी ना इससे ही होता है, ये स्टार्ट शब्द है जो हिंदी का, तो इससे आप याद रखेंगे कैनोस होती है नाव, और नाव क्योंकि पानी के ऊपर तैरती है हल्की होनी चाहिए वो भी, तो लाइट कंपोजिट मटेरियल बनते हैं ना ग्रेफाइट फाइबर से, ऐसे उस इसके फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बीइंग अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस, तो ग्रेफ इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, ये हम देख ही चुके हैं बेसिकली। जो एस ब्लॉक चैप्टर था उसमें सोडियम आई थिंक हाइड्रोक्साइड, या जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए कार्सनल कैलनर सेल हम यूज़ करते हैं, उसमें कार्बन एनोड होता है। तो कार्बन एज अ एटम एनोड नहीं होता वहाँ पे, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है कार्बन की वो अगर मेंशन नहीं है तो हम जानते हैं, यहाँ भी हमने देख लिया ग्रेफाइट होती है, तो वहाँ पे ग्रेफाइट है, कार्बन की फॉर्म में ग्रेफाइट एनोड यूज़ किया जा रहा है, तो वही यहाँ पे बताया गया है, तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम। क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर टू डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज। क्रूसिबल्स मीन्स बर्तन वगैरह जो अगर हम ग्रेफाइट से बनाएंगे तो एसिड्स और एल्कलीज का उनमें अटैक नहीं हो पाएगा, इनर्ट होते हैं ये, उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं बेसिकली क्रूसिबल की, अगर आप ग्रेफाइट से बनाते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल होता है ना, इससे याद रखो कि इनर्ट होगा ये, स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करेगा एसिड्स और एल्कली के अटैक से, इसलिए क्रूसिबल्स बनाने में भी जो इनर्ट होंगे इनके अटैक से ग्रेफाइट का इस्तेमाल हो सकता है। बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन एडजॉर्बिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिए एब्जॉर्बिंग नहीं है, एडजॉर्बिंग है, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी आने वाला है एक्टिवेटेड चारकोल का पैराग्राफ। एडजॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस, एग्जैक्टली यही लाइन वहाँ पे रिपीट की गई है यूजेस में, एडजॉर्प्शन के यूजेस जहाँ पे बताए गए हैं। तो पोरस होने का मतलब ही ये है कि वो डिफरेंट चीज़ों को सरफेस पे अटैच करवा के रख सकता है, एडजॉर्ब करवा सकता है। सरफेस पे रहना डिफरेंट मटेरियल्स का किसी एक सब्सटेंस के, उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं, देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। एंड ये चीज़ आप इन जनरल भी जानते होंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपने एड्स देखे होंगे टीवी में, कुछ क्रीम्स वगैरह आती हैं, मुझे एग्जैक्टली उनके नाम नहीं याद है, तो पानी में उसमें ऐड आती है, उसमें पानी में डाल दिया जाता है एक्टिवेट चारकोल, जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ से पानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये टेंडेंसी होती है चारकोल की, इन जनरल आपको पता ही होगा, पोरस नेचर के कारण ये एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को, तो पॉइजनस गैसेस को भी कर लेगा, इवन सॉलिड सब्सटेंसेस को भी कर लेता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन वाटर फिल्टर्स टू रिमूव ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया इनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा ये वाटर फिल्टर्स में, यानी जो आरओ वगैरह होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जहाँ पे होता है, पानी को साफ़ किया जाता है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल हो सकता है एड्जॉर्ब करने के लिए, बेसिकली ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स को, वाटर को जो पोल्यूट करते हैं। एंड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल ओडर, तो कैसे ऑर्डर बिगड़ता है भाई किसी भी एरिया का जहाँ हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर अच्छा नहीं है, डेफिनेटली वहाँ पे ऐसी कुछ गैसेस हैं जो अनप्लीजेंट स्मेल बेसिकली जहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो अगर पॉइजनस गैसेस को ये रिमूव कर सकता है तो अनप्लीजेंट स्मेल वाली गैसेस को भी कर ही पाएगा, तो इसलिए एयर कंडीशनरिंग एसी वगैरह में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड एज अ ब्लैक पिगमेंट, तो ब्लैक आ रहा है यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, ऐसे ये क्लियर हो जाएगा आपको। इन ब्लैक इंक एंड एज फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स, तो जो गाड़ियों में या फिर और दूसरे व्हीकल्स में टायर्स होते हैं, होते तो वो काले ही हैं, तो इसलिए याद रखिए कि ब्लैक कार्बन ब्लैक होता है इनमें एज अ फिलर यूज। कोक इज़ यूज एज अ फ्यूल एंड लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटालर्जी, ये चीज़ हम मेटालर्जी चैप्टर में भी देखने वाले हैं।
जहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इवन आल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली रीजन इसका यही होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड +2 उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन की, कार्बन खुद जाना चाहता है +4 में क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होती है उसके लिए, तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कोक के स्टार्टिंग में CO आता है, हमने देख लिया कंसेप्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो कोक भी इसी की तरह एक्ट करेगा, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। फ्यूल की तरह यूज़ होता है, ये तो कितनी ऑब्वियस बात है यार। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोल ETC, वो फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो कोक उसी को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन्स बेसिकली जो फॉर्म होती है। एंड दूसरी बात जो कि हम आगे देखने वाले हैं, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड, कार्बन कोक की फॉर्म में ही जलाया जाता है, उसका कंबशन किया जाता है इन दोनों की फॉर्मेशन के लिए। एंड कंबशन रिएक्शन लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। फ्यूल का भी पर्पज यही होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इसलिए कोक यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल। डायमंड इज अ प्रेशियस स्टोन एंड यूज्ड इन ज्वेलरी। आई डोंट थिंक सो दिस स्टेटमेंट नीड टू बी इलेबोरेटेड। आप जानते ही होंगे डायमंड का एज अ ज्वेलरी, एज एन ऑर्नामेंट यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन कैरेट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कन्वर्जन फैक्टर कैरेट का मिलीग्राम में, ये मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद रखना, 200 mg के बराबर होता है एक कैरेट, इसलिए दूसरा कन्वर्जन मैंने इसका वहाँ पे बताया था आपको। कैरेट में आ रहे हैं 5 अल्फ़ाबेट्स आपके पास, तो इसीलिए 5 लगा दीजिए आप, कैरेट क्या गया तो 5C हो गया। अब 5C होता है 1 ग्राम के बराबर, क्योंकि एक कैरेट अगर 200 mg के बराबर है तो 5 कैरेट 1000 mg के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। तो इसलिए 1 ग्राम वुड बी इक्वल टू 5 कैरेट। ये आसान कन्वर्जन है, तो ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज obtained by direct oxidation of carbon in limited supply of oxygen और air। तो लिमिटेड सप्लाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर फुल सप्लाई दे दी आपने, एक्सेस दे दी एयर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, पूरी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा, 2 में नहीं। तो लिमिटेड सप्लाई ज़रूरी है मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए। ऑन स्मॉल स्केल इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कंसनट्रेटेड H2SO4। ये चीज़ आप क्लास 12 P ब्लॉक में भी देखेंगे, जहाँ पे H2SO4 डिटेल में डिस्कस किया गया है। इट डेफिनेटली इंडीड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फॉर्मिक एसिड में से अगर आप वाटर रिमूव कर दें, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगा और वाटर ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो इट इज़, ये मेहरबानी है कंसनट्रेटेड H2SO4 की, डिहाइड्रेटिंग यानी वाटर रिमूव करता है, तो फॉर्मिक एसिड से ही फॉर्म हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको क्लियर होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर से। वैसे फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सीरीज में सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट एसिड होता है ये, तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि स्मॉल स्केल पे ही प्रोडक्शन कर पाएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑन अ कमर्शियल स्केल इट इज़ प्रोड्यूस बाय पासिंग स्टीम ओवर हॉट कोक, एंड इस रिएक्शन में हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है। ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर में देखा था, डाईहाइड्रोजन को भी कमर्शियली प्रोड्यूस करने का यही तरीका होता है। तो इससे, क्योंकि इसके साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो इससे आप याद रखिए कि कमर्शियली CO भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। तो दोनों अलग अलग बता दिए मैंने, स्मॉल स्केल पे भी अलग से याद रखना देख लिया हमने, फॉर्मिक एसिड से कैसे बनता है, और लार्ज स्केल पे कैसे बनता है स्टीम से पास करने पे हॉट कोक से। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 दस प्रोड्यूस नोन एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। तो वाटर गैस तो इसलिए क्योंकि वाटर रिक्वायर्ड होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस गैस इसलिए क्योंकि मिथेनॉल के सिंथेसिस में ये हेल्प करती है, यूटिलाइज की जाती है उसको बनाने में। इसके आगे एक प्रोड्यूसर गैस भी आने वाली है, तो ये डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सिंथेसिस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डाई हाइड्रोजन है, प्रोड्यूसर में है डाई नाइट्रोजन। एंड ये जो मिथेनॉल की फॉर्मेशन में यूज़ हो रही है, सिंथेसिस में TH आता है और मिथेनॉल में भी TH आता है, तो इससे आप याद रखेंगे
कि सिंथेसिस गैस यूज़ होती है मिथेनॉल के सिंथेसिस में, एंड उसमें हाइड्रोजन आता है बेसिकली मिथेनॉल में, जो कि नाइट्रोजन नहीं आता, इसलिए प्रोड्यूसर गैस वहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगी। ये ऐसे याद रखा जाता है। When air is used instead of steam, a mixture of carbon monoxide and nitrogen is produced। इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो एयर में क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन बनेगा, ना कि ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की तो पूछिए ही मत, क्योंकि वाटर का कितना अमाउंट होता है उसकी परसेंटेज भी हमें याद नहीं रखनी होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, उससे पहले इवन आता है हाइड्रोजन। वाटर कहीं भी नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेटली हाइड्रोजन नहीं बनेगा। और नाइट्रोजन के सबसे ज़्यादा चांसेस बनने के, तो सी ओ के साथ एन ओ, एंड सी ओ के साथ N2 होता है इन प्रोड्यूसर गैस। ये ऐसे आपको याद रखना है। बाकी प्रोड्यूसर गैस इसको बोलते क्यों हैं एंड किसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ये आपको बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेंशन ही नहीं है कहीं भी। दूसरी चीज़, ये जो एक वर्ड है सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। मिथेनॉल के प्रोडक्शन में क्योंकि यूज़ होती है सिंथेसिस गैस, तो इसलिए इसका H2 का लिंकेज मैंने वहाँ किया है। और N2 इसलिए इससे अलग होगी, तो CO के साथ N2 आएगा प्रोड्यूसर गैस में। ये अल्टरनेटिवली आपको याद रखना है। सिर्फ इतना यहाँ से याद होना चाहिए इन दोनों के बारे में। बाकी इन दोनों से सिमिलर और कोई भी गैस नहीं है, सिर्फ दो ही होती हैं, सिंथेसिस और प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्दर कम्बशन जब किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है विद द लिबरेशन ऑफ हीट। तो कम्बशन में हीट रिलीज ही होगी, दिस इज नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। एंड ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली कम्बशन में, तो CO से CO2 बन जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगी +2 से +4 में कार्बन की। एंड अभी हमने देखा था कि कोक को एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं, एंड दोनों ही गैसेस में, चाहे वाटर हो या प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है CO, जो कि स्टार्टिंग वर्ड है कोक का, तो इसलिए इसको भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल, ऐसे आपको याद रखना है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इन सॉल्युबल गैस। तो कलरलेस और ऑर्डरलेस तो मैं आपको बताता ही हूँ, जब तक कलर या ऑर्डर मेंशन ना हो तो उसको कलरलेस और ऑर्डरलेस मानते ही हैं हम। वाटर में ये इनसॉल्युबल होती है, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू फ्रॉम इट्स नेचर। वाटर क्योंकि पोलर होता है, तो आयनिक कंपाउंड्स इसमें सॉल्युबल होंगे, साल्ट्स वगैरह। CO एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इट मस्ट बी इनसॉल्युबल। इट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा कि मैं आपको इससे बात कर रहा था। इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स अदर देन दोज ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड अ फ्यू ट्रांजिशन मेटल्स। यानी मेटल्स ऑक्साइड को मेटल्स में रिड्यूस करने के काम आता है। ये आगे हम देखेंगे, मेटलर्जी में ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। एंड ये जो ना आपको कुछ नाम बताए गए हैं, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड फ्यू ट्रांजिशन मेटल्स, these are more पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर इनसे पाला पड़ गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो CO को ही रिड्यूस कर देंगे इनटू कार्बन, तो क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनको नहीं रिड्यूस कर पाएगा। ये एक्सेप्शंस हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो एस ब्लॉक में आते हैं, जो कि लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम में प्रेजेंट होते हैं। ये मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, यानी मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इनमें ही पाया जाता है बेसिकली। लिथियम भी तो इन्हीं का पार्ट है, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ आर पीरियोडिक टेबल, रिड्यूसिंग एलिमेंट। एंड दूसरी बात, फिर कुछ रह जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, एंड एक ही रह जाता है एल्यूमिनियम में। ये ट्रांजिशन बन रहा है बेसिकली, सीक्वेंस बन रहा है ना। एल्यूमिनियम तो हम जानते हैं इसकी डायगोनल रिलेशनशिप होती है बेरिलियम के साथ, विच इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसलिए ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड सारे के सारे एस ब्लॉक के स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, और सिर्फ एक होता है पी ब्लॉक का, दैट इज एल्यूमिनियम, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में जो आते हैं। तो ये ट्रेंड बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है, तो डेफिनेटली आपको याद रहना चाहिए ये। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स ओर्स। पीछे यही बात बोली गई है आई थिंक।
दिस प्रॉपर्टी यानी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड और से यानी मेटल्स ऑक्साइड ही होते हैं बेसिकली, और उनके मेटल्स, उनसे मेटल्स को निकालने में इसका यूज़ किया जाता है, ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है इनटू मेटल्स। एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। ये दोनों ही रिएक्शंस आई थिंक हम वहाँ भी देखने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर में। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड से आयरन में रिड्यूस किया जा रहा है और जिंक ऑक्साइड से जिंक में कर दिया रिड्यूस, और खुद ये हो जा रहा है ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। क्वाइट सिंपल रिएक्शन। In carbon monoxide molecule, there are 1 sigma and 2 pi bonds between carbon and oxygen and C ट्रिपल बॉन्ड O इसकी शेप होती है। केमिकल बॉन्डिंग में ये एग्जैक्टली चीज़ हम देख के आए हैं, तो ये यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। एंड ये चीज़ हम वहाँ भी देख के आए हैं। अभी पीछे जो रिएक्शन हुई थी कार्बन मोनोऑक्साइड की बोरोन के साथ, बेसिकली डाइबोरेन के साथ, वहाँ पे एज एन एडेक्ट फॉर्म हो रहा था, ल्यूइस बेस की तरह एक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे कार्बन का लोन पेयर चिपक रहा था बोरोन से जाके। यहाँ से हमें सिर्फ इतना देखना है कि कार्बन पे भी यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑन कार्बन, CO molecule act as a donor and reacts with certain metals when heated to form metal carbonyls। तो क्योंकि कार्बन के लोन पेयर इन्वॉल्व है यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन में, इसलिए यहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये हम देखने भी वाले हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आने वाला है। highly poisonous nature of carbon monoxide acid because it forms a complex with hemoglobin which is 300 times more stable than oxyhemoglobin complex। तो ये आप जानते ही होंगे, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है ये हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को पकड़े रहता है और इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है टिश्यूज को पहुंचाने में फ्रॉम लंग्स। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन ये मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा ऑक्सीजन की जगह पे, तो ऑक्सीजन को कैरी वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका कंपाउंड, एंड इस दस इट विल प्रिवेंट द ऑक्सीजन टू बी डिलीवर टू टिश्यूज। तो डेथ हो सकती है इंसान की, इसमें इतनी पॉइजनस है, हाईली पॉइजनस इसलिए इसमें लिखा गया है। एंड ये एग्जैक्ट अगर नंबर आप याद रखना चाहें तो ऐसे रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो 3 से 300 टाइम्स आप याद रख सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन इन द RBCs फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो हाईली पॉइजनस नेचर अगेन इसी से ही इंडिकेट होता है, बहुत ज़्यादा फैटल होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में चली जाए तो। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ फाउंड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का मतलब सेम ही है, कंप्लीट सिर्फ एक्सेस यानी फुल सप्लाई ऑफ एयर में ही हो सकता है। इट विल फॉर्म CO2 एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स दोनों से ही बन रहा है, तो कार्बन यहाँ पे फर्स्ट केस में सीधा ले लिया गया है, कार्बन सॉलिड, एंड मीथेन एक फ्यूल की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल बेसिकली जो पेट्रोल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, तो मीथेन इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, सो डेफिनेटली फ्यूल्स की तरह यूज़ हो सकता है ये। तो इससे भी बन रहा है CO2 प्लस H2। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन रिएक्शन होती दिखाई जा रही है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ये, हाइड्रोकार्बन कंबशन में CO2 और H2 प्रोड्यूस होते ही हैं। इन लेबोरेटरी इट इज़ कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सिंपल एक्सचेंज रिएक्शन होती दिखाई दे रही है मुझको, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन का कार्बोनेट बनेगा। ये हाइड्रोजन इस कार्बोनेट से रिएक्ट करके, जो कि हम जानते हैं CO2 प्लस H2O, ये H2CO3 बनता है, मीन्स हाइड्रोजन का ही कार्बोनेट। तो यहाँ से भी CO2 रिलीज की जा सकती है। इट इज़ लेबोरेटरी मेथड। ये रेडॉक्स रिएक्शन में मैं बताता हूँ आपको बार बार, वहाँ पे हम देखे आए हैं कि HCl का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पे नॉन मेटल रिडक्शन होती है। तो इसलिए यहाँ पे लेबोरेटरी में हमको प्रिपेयर करवाना है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसलिए HCl का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जा सकता है।
ऑन अ कमर्शियल स्केल इट इज़ obtained बाय हीटिंग लिमस्टोन। लिमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कमर्शियल स्केल पे लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम भी ऑब्टेन किया जाता है, उसी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। तो ऑन अ कमर्शियल स्केल लिमस्टोन को हीट करने पे CO2 भी मिल सकती है, ये इसी पॉइंट से क्लियर होता है। इस ब्लॉक में देखा है इसे हम। It is a colorless, odorless gas. Again, the same thing I have repeated for carbon monoxide. Its low solubility in water makes it of immense biochemical and geochemical importance. ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, अलग से आपको समझने की ज़रूरत है इन दोनों को याद रखने के लिए। ये कम सोल्यूबल होती है पानी में, लेकिन जितनी भी सोल्यूबल होती है, दोनों टाइप्स की इंपॉर्टेंस है इसकी। ड्यू टू दिस इट्स स्मॉल, इवन इट्स स्मॉल सोल्युबिलिटी। पहला है बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस। बायो बेसिकली लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ बफर सिस्टम ये एक्ट करती है CO2 बाय कंबाइनिंग विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। एंड ये बफर सिस्टम हेल्प करता है टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड। एंड ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लड का pH मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। अगर H+ का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो देन इट विल कोज एसिडिटी। दिस वाज बायो इट्स बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज जियोकेमिकल। जियो बेसिकली से वो कहना चाहता है द जियोग्राफिकल साइकिल्स एसोसिएटेड विद अर्थ इटसेल्फ। जियो का अर्थ से हम मीनिंग लेते हैं, तो अर्थ के अंदर जो ओशियंस होते हैं उनके अंदर एल्गी पाई जाती है, ये हम जानते हैं। एंड एल्गी CO2 का यूटिलाइजेशन करती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये भी एक साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस का। तो उस साइकिल के लिए ज़रूरी है ना कि पानी में घुली रहे कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि एल्गी यूटिलाइज कर पाए उसको फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दैट्स हाउ ये हुई इसकी जियोकेमिकल इंपॉर्टेंस। एंड अब आपको दोनों ये अलग से याद रहनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है ये कि क्या सिर्फ बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस होती है या फिर जियोकेमिकल। नहीं, दोनों होती हैं। दोनों कैसे होती हैं ये हमने देख लिया। तो जितनी चाहे कितनी भी कम सॉल्युबिलिटी हो इसकी वाटर में, थोड़ी बहुत जितनी भी होती है उसकी इमेंस इम्पोर्टेंस है। विद वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच इज़ अ वीक डाई बेसिक एसिड एंड डिसोसिएटेड इन 2 स्टेप्स। तो डाई बेसिक 2 ही स्टेप में डिसोसिएट करेगा। पहले H+ रिलीज करके HCO3-, फिर एक और H+ रिलीज करके CO3 2- एनायन फॉर्म करेगा। यह H+ बेसिकली छोटा न्यूक्लियस ही होता है, अकेले नहीं रह सकता है, छोटा होता है। तो वाटर से एसोसिएटेड फॉर्म में ये रहता है, तो वाटर से कंबाइन करके H3O+ बनेगा। दिस वी नो फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑलरेडी। तो H2CO3 एंड HCO3- बफर सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड बिटवीन 7.26 एंड 7.42। ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में देख आए हम कि स्लाइटली बेसिक pH होता है ब्लड का, सिर्फ इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। एंड कौन सा बफर सिस्टम है ये भी क्लियर होना चाहिए। H2CO3 HCO3- है, ना कि HCO3- एंड CO3 2-। बफर सिस्टम कौन सा, ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लार्जली आयनाइजेशन होता है ये पहले का ही होता है H+ का। क्यों होता है ऐसा ये भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में देख आए हैं हम। तो काफ़ी सारे कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं प्रीवियस चैप्टर से। बीइंग एसिडिक इन नेचर इट कंबाइंस विद एल्कलीज टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। तो कार्बोनिल्स की फॉर्मेशन होती है मेटल्स के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड्स में, ये हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। एंड कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, यार सब जानते हैं ये। एल्कलीज की बात हो रही है, बेसिकली जो हमारे एस ब्लॉक ऑक्साइड्स होते हैं उनको एल्कलीज बोला जा सकता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करें अगर हम CO2 को, विच इज़ एसिडिक नेचर, तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने पूछे ऊपर देखा था लिमस्टोन। एंड एसिडिक इसका नेचर होता है, तो बेसिक के साथ ही ये कंबाइन करेगा एल्की के साथ। ये भी यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको।